हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। तो चलिए हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हमारा चैप्टर जो है न्यू चैप्टर है, दैट इज चैप्टर का नेम क्या है, मटेरियल। मटेरियल मतलब आपका इन्वेंट्री कह लो, मटेरियल मतलब आप स्टॉक कह लो। हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं कि हम स्टॉक को किस तरीके से मैनेज किया जाए। अब आप समझना कि स्टॉक को मैनेज करना एक बहुत बड़ी सरदर्दी होती है लोगों के लिए। अब सिंपल सी बात करूं कि मेरा अगर कंस्ट्रक्शन का काम है और जो मेरा सीमेंट आज लगना था, मान लेते हैं कि 10 बैग सीमेंट लगना था, 10 कट्टे सीमेंट लगना था, और मैंने 20 कट्टे मंगवा लिए। रखने की जगह नहीं थी, मैंने बोला चलो बाद में तो यूज ही हो जाना है। पता चला कि किसी रीजन से सीमेंट जो ऐसा स्टॉक है जो कि क्या होता है, थोड़ा सा भी पानी या पानी का थोड़ा सा सीलन टाइप का भी आ जाए ना, तो वो क्या होता है, जम जाता है एक तरीके से। तो मेरा तो नुकसान हो गया। यानी हमें सोच समझ के मंगवाना चाहिए था। अगर ये सोच समझ के अगर हमने इन्वेंट्री को अच्छे से अप्लाई किया होता टेक्निक्स को, तो हमसे ये गलती ना होती। मिल्क को ले लो, मान लो मुझे कोई फंक्शन, कोई पार्टी, कुछ भी करना है, अगर मैं अपने पास मिल्क ले आऊं और अगर मैं अपने इन्वेंट्री को अच्छे से कंट्रोल ना करूं, कि मान लेते हैं 3 दिन फंक्शन चलना है, मैं सोचूं यार 2 दिन तो चल ही जाता है, 3 दिन का इकट्ठा ही मिल्क ले लो, तो भी खराब हो जाएगा हमारा। तो हम स्टॉक को किस तरीके से दुकान में मैनेज करें। अगर अपनी दुकान के अंदर हम ज्यादा स्टॉक को भी भर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है, और कम स्टॉक को भी ले लेते हैं तो वो भी हानिकारक है। ज्यादा स्टॉक इसलिए हानिकारक है कि उसके रखने के खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, आपको एक अलग से गोडाउन लेना पड़ेगा। कम रखना इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, मतलब नुकसानदायक है। क्यों है? क्योंकि जब कम होगा तो उससे आपके कस्टमर लौट जाएंगे, और जैसे कस्टमर लौट के जाएंगे तो आपकी दुकान की गुडविल खराब होने लग जाएगी। तो यानी आपको दुकान के अंदर ऐसे स्टॉक इन्वेंट्री को मैनेज करना है, ना तो कम हो और ना ही ज्यादा हो, और उसी हिसाब से हमें सारी चीजें करना है। तो हमें हर एक इन्वेंट्री के ऊपर ध्यान रखना है। जिसने इन्वेंट्री के ऊपर ध्यान नहीं रखा वो कंपनी बर्बाद हो गई है। तो इसलिए हमें पढ़ाया जाता है कॉमर्स के अंदर। चैप्टर का नेम क्या है हमारा, मटेरियल है। अगर चैप्टर के नाम के मटेरियल की बात करें तो हमें ये मटेरियल चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने इसलिए इसके आगे क्या लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके अंदर हम 3 कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और कुछ थ्योरी भी पढ़ते हैं इसके अंदर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों क्वेश्चंस पूछा जाता है हमारा, और लगभग 99% पूछा ही पूछा जाएगा। इसके अंदर एक तो पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा है। बहुत सारे ये चैप्टर वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता नहीं था, लास्ट टाइम पे बच्चे कर लेते थे, छोड़ देते थे, बाकी वही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ये। इसके अंदर पढ़ेंगे लेवल ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का क्या लेवल होना चाहिए, कितने यूनिट्स होने चाहिए, ये हमने आज से पहले नहीं पढ़ा।
फिर पढ़ने वाले हम स्टोर लेजर। स्टोर लेजर आपने सेमेस्टर 1 के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट में पढ़ा था, लीफो फीफो वेटेज, तो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। लेकिन अब यहाँ पे पहले जब हमने लीफो फीफो पढ़ा था तब एग्जाम में तो क्वेश्चन आते थे, लेकिन जब एफएम में ईओक्यू पढ़ा था तो एग्जाम में क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो अब इसको ऐसा मत समझना, इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा अब आपका। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। हमारे एग्जाम में यूनिट नंबर 2 है और इसमें से 18 नंबर का क्वेश्चन आना तो तय है आपके इस बार एग्जाम के अंदर। तो आप बिल्कुल भी इसके अंदर लापरवाही मत करिएगा। लास्ट टाइम पे जब मेरे से कोई बच्चा बोलता है कि सर पास होने के लिए क्या करें नहीं करें, तो मैं बोलता हूँ सबसे आसान चैप्टर मटेरियल है, ये कर लो, जल्दी से पास हो सकते हो। और इस चैप्टर का पीछे वाले किसी चैप्टर से कोई लेना देना भी नहीं है। अब कोई बच्चा आज एनरोल होता है और बोलता है सर हमने कॉस्ट शीट नहीं करी, में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चैप्टर में फिलहाल। तो आइए, हमारे पास 3 टॉपिक पढ़ेंगे, एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक लेवल ऑफ इन्वेंट्री, एक स्टोर लेजर, दैट इज लीफो फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। देखते हैं सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका मतलब होता है जहां पे वो लेवल, में ध्यान देना, वो लेवल जहां पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो होगा, मतलब हमें कितने यूनिट खरीदना चाहिए, हाउ मच यूनिट परचेज, हमें कितने यूनिट खरीदना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट होगा। बोलते हैं ना कई बार कि यार कितने ले लूं कि जो मेरे लिए सही रहेगा। जैसे आप क्वेश्चन पूछते हो मेरे से कि हम बुक खरीद ले या सही रहेगा, या फिर 10 ईयर से कर ले, या ये चैप्टर छोड़ दे कर ले तो सही रहेगा। तो यहां पे हमें दुकानदार को समझाना है। तो ये बेस्ट कब होगा? उस टाइम पे होता है बेस्ट जब आपके दो खर्चे, मेजर खर्चे दो ही होते हैं सामान खरीदते हैं। एक खर्चा हमारा कौन सा होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और एक होता है हमारा कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। साहब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है सामान को, यानी गुड्स को, गुड्स को मंगवाने का खर्चा, मंगवाने का खर्चा। एक बार समझाइए। अब मान लो आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो ना ऑर्डर, आप Amazon से ऑर्डर करते हो तो उसके साथ डिलीवरी चार्ज लगाते हैं, तो दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। वो क्या है हमारा? आप कई बार तो ये कंपनी इतने ज्यादा शातिर हो गए हैं कि वो इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज और बहुत सारे चार्जेस लगाते हैं। तो वो सारे जितने भी चार्जेस लगा रहे हैं वो किसके पार्ट माने जाते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और जब आपने सामान मंगाया तो आपको गुड्स को रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, गुड्स को रखने का खर्चा, गुड्स को रखने का खर्चा, इस खर्चे को हम क्या कहते हैं सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट, सॉरी कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। अब मुझे बताना एक बार कि ये कौन कौन से कॉस्ट होंगे, मुझे एक बार समझाना। मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट को आज के बाद थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बोल दूंगा ओसी, और कैरिंग कॉस्ट को शॉर्ट फॉर्म में बोल दूंगा, सिर्फ सी वर्ड कर दूंगा, ठीक है? या ऑर्डरिंग कॉस्ट को मैं ओसी क्यों बोलूं, ओ बोल देता हूं, पहले पहले अल्फाबेट ले लेते हैं, ठीक है? और कैरिंग कॉस्ट को सी बोल दूंगा। क्लियर है? मान लेते हैं मैं एक सामान में ऑर्डर करना चाह रहा हूं। सपोज करिए मैंने क्लॉथ, क्लॉथ जो है मैं चाहता हूं इंपोर्ट करूं,
इंपोर्ट करना चाहता हूं मैं क्लॉथ। कहां से क्लॉथ इंपोर्ट करना चाहते हैं? सपोज करो आउट ऑफ इंडिया, चाइना से। चाइना से चाहता हूं इंपोर्ट करूं, तो जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो वहां से मुझे इंपोर्ट करने के लिए कंटेनर मंगवाना पड़ता है। कंटेनर समझते हैं आप? कंटेनर बहुत बड़े बड़े, एक तरीके से हमारा शिप के ऊपर टन उसके अंदर सामान आता है, तो वो, तो चाइना से जब इंपोर्ट करेंगे तो वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। फिर वहां से लाने का मेरा किराया लगेगा, जो डिलीवरी चार्ज है। मान लेते हैं 100 ये लगने वाला है और 150 ये लगने वाला है, एजम्पशन है। फिर जब मैं अपने पास लेके आऊंगा तो उसके लिए मुझे एक गोडाउन चाहिए। गोडाउन, और गोडाउन का मेरा जो खर्चा है वो मान लेते हैं कि जाएगा 130 रुपए। गोडाउन का खर्चा कितना जाएगा हमारा? 130। ये आप लैक्स में समझ लो, थाउजेंड में समझ लो, ऐसे समझ लो। और साथ के साथ मुझे गोडाउन के अंदर ये बहुत जो कपड़े को है वो मुझे ऐसे कंडीशंस में रखने हैं जहां पे मुझे लाइट की जरूरत पड़ेगा। लाइटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिसका 20 रुपए का खर्चा है। तो आप मुझे यहाँ पे दो चीजें बताइए, ओ कितना है और सी कितना है। ओ कितना है और सी कितना है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए, ओ कितना है और सी कितना है। बताइए दिमाग लगा के, ओ कितना और सी कितना। विवेक ने जवाब दिया सर ओ 250। और सी? सी बच्चे बता रहे हैं 150। सी 150। और भी बताइए भैया, ये गलत भी हो सकता है, मैं बिल्कुल 100% श्योर नहीं हूं, तो और भी बता दीजिए तो मेरे बेटर रहेगा। सिर्फ विवेक, अकेला विवेक को समझ में आया, और बाकी बच्चों को देखें क्या कर रहे हैं ये। अरे ये कट गया क्या? मिनिमाइज हो। बाकी जानवी है, सिद्धार्थ है, अनीशा है, ईशा है, दिव्या है, रिया है, जारा है, अक्षित है। क्योंकि ये कोई ये बच्चा नहीं बोल सकता। और ये लास्ट में है राफत है। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं बोल सकता कि सर आज हमारी फर्स्ट क्लास है। मैंने कहा पिछले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। सिद्धार्थ, जानवी, अक्षित, रफत, तारा, रिया, तो लगभग लगभग सभी बच्चों ने जवाब एकदम सही दिया। यानी आपको समझ में आया, ऑर्डरिंग कॉस्ट भैया सामान मंगाने का खर्चा और कैरिंग कॉस्ट सामान को रखने का खर्चा। तो रूल क्या कहता है, ये टेक्निक क्या कहता है भैया, ईओ क्यू पता है कहां पे होगा? ईओ क्यू वो लेवल होगा जहां पे आपका क्या हो जाए, ओ इजिकल टू सी हो जाए, जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट इजिकल टू कैरिंग कॉस्ट हो जाए। यानी ओ इजिकल टू सी जैसे हुआ, मान लीजिए आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगा। अनीशा का भी जवाब आ गया। सर ओ इक्वल टू सी करना है। अब सर ऑर्डरिंग कॉस्ट होता क्या है? अब हम साल में ऐसा नहीं है कि एक बार सामान लाएंगे, ऐसा हो सकता है कि एक बार भी लाएं, दो बार भी लाएं, तीन बार भी लाएं, ये भी चलेगा। तो सर ईओ क्यू का एक अपना फॉर्मूला है। ईओ क्यू का फॉर्मूला होता है हमारा 2 ए ओ डिवाइडेड बाय सी, इसके ऊपर अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्म बेसिकली ये फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक है। ये जो इक्वेशन है और ये समीकरण है, ये यही बताता है हमें कि भैया ऑर्डर जो है वो कॉस्ट के बराबर है। दैट्स इट, सिर्फ ये बता रहा है, ज्यादा कुछ नहीं बता रहा। ऑर्डर किसके बराबर है हमारा? कॉस्ट के, कैरिंग कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, बस ये बताता है। इसको देखते हैं, आइए। इसको जानने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए पहले हम एक छोटे से सवाल को कर लें, तो हमें समझ में आना चालू होगा। एक छोटे से सवाल, तब मैं इस फॉर्मूले को समझाऊंगा। हमारे सामने आपकी किताब का एक सवाल है। मैंने कहा कि भैया ईओ क्यू जो है, मैंने कहा भैया ईओ क्यू जो है इज इक्वल टू 2 ए ओ
डिवाइडेड बाय सी। ए है हमारा एनुअल डिमांड, यानी एनुअल यूज कह लो। ओ है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और सी है हमारा कैरिंग कॉस्ट। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है, आर रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरर परचेज 600 यूनिट सर्टेन कंपोनेंट्स। ये 600 यूनिट सर्टेन कंपोनेंट्स खरीदता है फ्रॉम बी से। हिज एनुअल डिमांड कहता है कि इसका एनुअल यूसेज 1600 है, यानी आपको सवाल में ए दे दिया, एनुअल डिमांड में ए दे दिया। कई बार बहुत सारी किताब में एनुअल डिमांड को किसी और नाम से भी बोल देते हैं, यू से भी डिनोट कर देते हैं, तो नाम अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट और सारी बातें एक ही रहेंगी। द ऑर्डरिंग प्लेसिंग कॉस्ट 100, यानी जो हमारा ओ है वो 100 रुपए लगेगा। यानी एक बार जब मैं ऑर्डर करूंगा इनको, पूरे साल में तो 1600 यूनिट लगेंगे, जब मैं एक बार इसे ऑर्डर करता हूं तो मेरे खर्चे जो हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, मेरे 100 रुपए का है। एंड द कॉस्ट ऑफ कैरिंग यूनिट इज 8, और सी बता दिया कि भैया हमारे 8 रुपए लग जाएंगे। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आप वो क्वांटिटी बताइए जो हमारे लिए बेस्ट होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर बताइए कि भैया आपको कितनी बार लेने जाना पड़ेगा। सपोज करो मैं बोलता हूं कि मैं भैया एक बार में 100 यूनिट खरीदूंगा, तो आप मुझे सिंपल सा जवाब दीजिए, अगर मैं एक बार में 100 यूनिट खरीदूंगा तो मुझे कितनी बार उस दुकान पे सामान को खरीदने जाना पड़ेगा? 16 बार जाना पड़ेगा। तो जो आपने बोला उस दुकान पे जाना पड़ेगा 16 टाइम, तो वो है नंबर ऑफ ऑर्डर, कितनी बार आप करोगे। तो एक बताना है हमें नंबर ऑफ ऑर्डर। टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ऑर्डर इन अ ईयर, आपका ट्रिब्यूट योर रिजल्ट, मतलब हमारे दो ऑर्डर के बीच में कितना टाइम इंटरवल होगा, ये भी बताना है। तो हम सबसे पहले इससे भी ज्यादा चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के भैया हमारे साल में जो खपत है, साल में जो हमें चाहिए होगा वो चाहिए होगा 1600, लेकिन हम ये तो पता करें कि एक बार में कितना लाएं। अगर मैं एक बार में 1600 यूनिट ले आऊंगा तो हो सकता है हमें सस्ता पड़ जाए, 100 रुपए में ही काम चल जाए। लेकिन दूसरे तरफ आप सोचो तो ये भी होगा ना कि आपको रखने के खर्चे बढ़ जाएंगे। तो अगर हम यहां पे फॉर्मूला लगाएं 2AO डिवाइडेड बाय सी का अंडर रूट, तो हमारा 2 क्या है, 2 तो 2 ही है, ए एनुअल डिमांड 1600, ओ क्या है हमारा 100 रुपए, कैरिंग कॉस्ट क्या है 8 रुपए, इन सभी को रूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 × 1600 × 100 डिवाइडेड बाय 8 का अंडर रूट, तो ये आ गया 200, 200 यूनिट। यानी हमें जो सलाहकार है, जो हम जैसे अकाउंटेंट है, अपने मालिक को बोलेंगे साहब आप 200 यूनिट एक बार में खरीदिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। बोला ऐसा क्यों? बोला इससे आपका वेस्टेज कम होगा। आप तो अब इसको प्रूफ करते हैं, ऐसा क्यों बोला गया 200 यूनिट खरीदना। मैंने बोला देखो 200 यूनिट खरीदोगे तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब आप दुकान पे कितनी बार जाओगे, तो मैं बोलूंगा ए डिवाइडेड बाय EOQ। आपने मुझे मुझे वानी बता दिया, मैं उसको फॉर्मूला लिख रहा हूं, 8 बता दिया विवेक ने। बहुत बच्चे वैसे ही बता रहे होंगे सर 200 एक बार में खरीदोगे, ये एक बार में खरीदा जाएगा, एक बार में, ये एक बार में खरीदा जाएगा, एक बार में, समझे। तो बहुत सारे बच्चे तो मेरे बिना फॉर्मूले के आंसर बता सकते हैं कि भैया 8 बार जाओगे 200 यूनिट खरीदोगे, तो उसको मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए फॉर्मूला लिख लिया है। यानी ये बन गया हमारा एनुअल डिमांड 1600 डिवाइडेड बाय आपका 200। तो आपने बोला भैया आपके लग जाएंगे 8 चक्कर, यानी 8 टाइम जाओगे, जो कि क्वेश्चन ने पूछा था, हमने पहले भी क्वेश्चंस का जवाब दे दिया और दूसरे का भी दे दिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि सर हमारा ऑर्डरिंग का खर्चा कितना आएगा। ऑर्डरिंग आपने बोला कि 8 बार ऑर्डर रहेगा, तो टोटल 8 बार जाएंगे तो टोटल एक्सपेंस क्या होगा हमारा, टोटल टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट
तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना पड़ेगा, तो बोलोगे सर 8 बार जाओगे और एक बार का खर्चा कितना बता रहे थे आप 100, तो 800 लगेंगे। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ए डिवाइडेड बाय ई ओ क्यू इनटू में ओ, तो ये आ जाएगा 1600 डिवाइड 200। देखो फॉर्मूले से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जो किताब में लिख देते हैं उसको मैं समझा समझा के बता रहा हूं। तो आप बोलोगे सर सिंपल सा तो है, अरे यहाँ 100 लिखना है ना, कि भैया 800 रुपए आपके खर्चे आएंगे। आपके खर्चे क्या आएंगे 800, नंबर ऑफ ऑर्डर 8 लगेंगे जिसमें खर्चे आपके 800 आ जाएंगे। मैंने बोला अच्छा चलो मेरे रखने का खर्चा क्या आएगा ये भी बताओ। ये तो हो गई इसकी बात, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मतलब रखने का खर्चा। अब रखने का खर्चा ना बड़ा अजीब टाइप का होता है, ये बदल जाता है रखने का खर्चा। मान लो कि मैं, मान लेते हैं कि मुझे आइसक्रीम बेच रहा हूं, मुझे आइसक्रीम रखना है स्टोर करके। तो जो मैं आइसक्रीम रखूंगा, जो आइसक्रीम रखूंगा मैं स्टोर करके, तो आपको भी पता है कि भैया आइसक्रीम आप नॉर्मल तरीके से नहीं रख सकते। आइसक्रीम रखने के लिए आपको बड़े सारे फ्रीजर की जरूरत पड़ेगी, फ्रिज की जरूरत पड़ेगी। और मैं सोच रहा हूं बहुत सारे वैरायटी की आइसक्रीम रखूं। मान लिया जाए मुझे 3 फ्रिज की जरूरत पड़ी। मैं 100 किलो, किलो में मान लेते हैं, हमने 100 किलो आइसक्रीम खरीदा और उसके लिए मुझे कितने फ्रिज की जरूरत पड़ी 3 की। मुझे 3 फ्रिज की जरूरत पड़ी, फ्रिज नंबर 1, फ्रिज नंबर 2 और फ्रिज नंबर 3। इसका भी किराया 100 रुपए, इसका किराया भी 100 रुपए, इसका किराया भी 100 रुपए, और इस सभी में बिल्कुल आइसक्रीम एकदम फुल फुल भर के रखा हुआ है मैंने। और मैंने जहां से ये फ्रिज किराए पे लिया, मैंने उससे बोला भैया मेरे पास तो है नहीं पैसे कि मैं खरीद लूं, आप हमें ये किराए पे दे दो। और जिससे भी मैंने ये किराए पे लिया उसने बोला भैया आप 1 फ्रिज लो तो 100 रुपए पड़ेंगे, 10 फ्रिज लो तो 1000 रुपए किराया पड़ेगा आपको। मैंने क्या करा, चलो दे दो। जब उसने मुझे दिया तो मेरा धीरे धीरे सामान बिकना स्टार्ट हो गया। तो स्टार्टिंग में मेरा जो कैरिंग कॉस्ट लगा, जो कैरिंग कॉस्ट लगा, कैरिंग कॉस्ट सी लगा मेरा 300 रुपए। लेकिन जैसे ही मैं इससे सामान बेचता गया, बेचता गया, बेचता गया, बेचता गया, बेचता गया, ये तो हो गया खाली। जब ये खाली हो गया उसके बाद मेरा कैरिंग कॉस्ट लगने लग गया 200। फिर जैसे मैं करता गया, इसको भी बेचता गया, बेचता गया, बेचता गया, तो ये भी हो गया खाली। तो अब मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया 100 रुपए। इसका मतलब आप बहुत सिंपल तरीके से कह सकते हो कि कैरिंग कॉस्ट कांस्टेंट नहीं रह सकता। कैरिंग कॉस्ट चेंज होता रहता है, जैसे जैसे मेरा इन्वेंट्री घटता जाता है मेरा कैरिंग कॉस्ट भी क्या होगा, घटता जाएगा। तो इसीलिए बोला गया कि भैया इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपका ये चेंज, सॉरी, आप इसको मेजर आसानी से नहीं कर सकते। तो इसको मेजर कैसे करना, एवरेज में। जब आपको ना पता हो, जैसे मैं बोलूं यार मैंने आज 500 कमाए, कल 300 कमाए थे, उसके बाद मैं 600 कमा रहा हूं, 800 कमा रहा हूं, तो आप बोलेगा भाई तेरी कमाई क्या है, मेरे तो समझ नहीं आती, तो मैं इन सबको जोड़ के एवरेज बता दूंगा, मेरी कमाई ये है, आप तो जो मर्जी समझ ले। तो यहां पे एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है 1/2। एवरेज का मतलब क्या होता है हमारा 1/2। तो इसलिए कैरिंग कॉस्ट को क्या बोला गया, सुनिएगा, इसलिए कैरिंग कॉस्ट को क्या बोला गया, यहां तक समझ में आया। कैरिंग कॉस्ट बोला गया कि भैया कैरिंग कॉस्ट निकालना हो तुम्हें तो आप ईओ क्यू लेना, क्योंकि सामान तो यही लाओगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देना। सर डिवाइडेड बाय 2 क्यों, क्योंकि ये कैरिंग कॉस्ट है। एवरेज करने के लिए, या मैं इनटू में 1/2 करता और इनटू में आप कर देना सी, जितना खर्चा आ रहा है कैरिंग कॉस्ट। तो अगर मैं इसका कॉस्ट निकालूं तो क्या आएगा, ईओ क्यू मेरा कितना निकला था आंसर में 200, डिवाइडेड बाई क्या 2, इनटू में कैरिंग कॉस्ट कितने का कह रहा था भैया 8 रुपए कह रहा था। तो देखो खर्चा कितना आ गया 800। तो क्या आप देख पा रहे हैं मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या है हमारा, आप देख पा रहे होगे कि मेरा कैरिंग कॉस्ट जो है, ये कैरिंग कॉस्ट क्या है 800, और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्या था हमारा 800। तो क्या कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर है ये। तो मैंने यही समझाने की कोशिश की कि ये हमारा बेस्ट तब माना जाता है, अरे कहाँ गए, जब हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जब कभी भी बराबर आएगा तो समझ लेना आप क्या निकाल रहे हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल रहे हो। तो इसको बराबर करने के लिए एक सिंपल सा एक इक्वेशन बना लिया, एक बना कैसे वो भी देखते हैं। सवाल के अंदर एक बात और पूछा गया था कि बताइए नंबर टाइम इंटरवल बिटवीन द ऑर्डर ऑफ द ईयर, एक साल में कितना टाइम इंटरवल होगा। मैंने कहा इतना आसान सवाल,
टाइम इंटरवल मतलब 8 बार तो जाऊंगा लेने, साल में कितने महीने 12, या दिन मान लो 365, 365 दिन में मैं 8 बार जाऊंगा लेने के लिए, तो कितने समय समय के बाद जाऊंगा, तो अब सिंपल सी 365 डिवाइडेड बाय 8, तो भैया 45.6 या कुछ भी मान लो 45 दिन के आसपास मैं चला जाऊंगा लेने के लिए। मंथ में बोलो तो मैं 1.5 महीने में जाऊंगा लेने के लिए, टाइम इंटरवल निकल गया। तो ये हमने निकाल दिया। अब आप सवाल का मेन कोर समझिए, फंडा। मैं यहां पे फॉर्मूले को थोड़ा सा प्रूव करने की हर बार कोशिश करता हूं, ताकि बच्चा रट्टे ना लगाए, बच्चे को समझ में आना चाहिए अच्छे से। अब मैंने कहा कि भैया ईओ क्यू वहां पे है जहां पे ओ इज इक्वल टू क्या हो जाए, सी हो जाए, वो ईओ क्यू होगा, जो कि सामने आपके प्रूफ भी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, ए डिवाइडेड बाय ईओ क्यू इनटू में ओ, और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है ईओ क्यू डिवाइडेड बाय 2 इनटू में सी। ये कुछ बना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये a इंटू में o हो जाएगा, क्योंकि ऊपर है ना, तो ये हो जाएगा a इंटू में o। तो मैं इसको और थोड़ा सॉल्व करूं तो a इंटू में o डिवाइडेड बाय ईओ क्यू, और ये हो जाएगा हमारा ईओ क्यू इनटू में c हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप सभी बच्चे देखो मैथमेटिक्स मेरे से अच्छे से जानते हो, आप पढ़ते आए हो, और अभी रिसेंट में आपने बहुत बच्चों ने तो मैथ खत्म भी किया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 2a, और क्या बनेगा हमारा 2a o बन जाएगा ये, ठीक है ना। मैं अगर इंटू हटा दो 2a o, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे कॉमन आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2, यानी एक तो ये जब करोगे तो ये बन जाएगा ई ओ क्यू का जब क्रॉस होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर देखा जाए और इनटू में हमारा सी अलग से है तो सी अलग से ही रह जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं। तो फॉर्मूले को जब मैं लेके जाऊंगा तो सी नीचे आ जाएगा, तो चलो भाई सी को नीचे ले जाते हैं, तो 2 बच गया, ए बच गया, ओ और सी को क्या ले गए नीचे। अब ऐसे ई ओ क्यू हमारा बनता है, ई ओ क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए क्या कर लेंगे हम अंडर रूट, तो ये नीचे सी है, तो फॉर्मूला इक्वेशन वही बन गया। आप ध्यान से देखो तो वही बन गया। एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि आप इस फॉर्मूले को वेरीफाई करिए कि कैसे बना, ये सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूं। अगर जिस बच्चे को लग रहा है कि सर आपने ये क्या बता दिया, नहीं बता दिया, हमारे दिमाग से तो परे है, तो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा, उसके एब्रिविएशन ये है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो सोचता है कि सर हमें जानना है स्टडी कैसे पढ़ रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट है, ऐसा क्यों बना, उनके लिए मैंने ये करके दिखा दिया, दोनों बच्चे इसमें खुश रहेंगे। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को डाउट ईओ क्यू निकालने में? तो जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था, अरे यार ये पेज कहां चला गया, इस फॉर्मूले में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भैया कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट जहां बराबर होगा उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2AO अपॉन में सी। अंडर रूट स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा एक क्वेश्चन भी किया, और हमने साथ के साथ ये मैंने डेज में बताया है, ध्यान रखिएगा। और अगर मंथ में पूछ ले टाइम तो 12 डिवाइडेड बाय 8 1.5 आ गया, ठीक है ना। चलिए, सभी को समझ में आया सर ईओ क्यू का फंडा? वैसे तो मैं समझता हूं जितने बच्चे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो वो पहले समझ गए होंगे, नहीं भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है जिसने पहले मुझसे, उनको भी क्लियर हो जाना चाहिए ये। किसी को डाउट जल्दी जल्दी बता दीजिए, फिर एक और सवाल देंगे आपको। क्लियर है?